नमस्कार साथियों। यूपीपीएससी आरओईआर कार्यक्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश। जो सही विकल्प है वह है बी, दिल्ली। दिल्ली राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं है। दिल्ली पुलिस भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। प्रश्न नंबर 2, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी। सही विकल्प है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संविधान को जब नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 25 भाग 448 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न नंबर 3, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। सही विकल्प है बी, लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन के रूप में जाना जाता है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। 1967 ईस्वी में स्थापित प्रथा के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, तो ये तो सही है। बी कह रहा है संसद का सर्व प्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। बी भी सही है। सी कह रहा है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। डी कह रहा है मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो डी जो है कह रहा है लोकप्रिय सदन में, अर्थात लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो डी भी सही है कि जब तक उसको विश्वास नहीं रहेगा, विश्वास प्राप्त नहीं रहेगा, तो वह उनका जो सरकार है वह नहीं रहेगी। जो गलत है वह कह रहा है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। तो ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल में आप देखते हैं इसमें उच्च सदन के सदस्य भी शामिल रहते हैं, उच्च सदन के सदस्य भी शामिल रहते हैं। तो सी जो है यहां पर सही नहीं है। भारतीय संसद के अनुसार मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी सदन उच्च या निम्न का सदस्य हो सकता है। संसद के दोनों के बाहर का व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। प्रश्न नंबर 5, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20। जो सही विकल्प है वह है डी, अनुच्छेद 20। संविधान का अनुच्छेद 20 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड, अर्थात किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, एवं स्व अभिशंसन, अर्थात स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं बनाया जा सकता, से संरक्षण प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन, विदेशी मामले। आपराधिक मामले
समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस राज्य सूची का विषय है जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। रेडियो टेलीविजन तथा विदेशी मामले संघ सूची के विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य एवं संघ दोनों को है। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। तो सही विकल्प है डी, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा प्रावधान है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है तथा अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। प्रश्न नंबर 8, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जो पहला कथन है बिल्कुल सही है कि जो परिसीमन आयोग के आदेश होते हैं इनको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा कह रहा है परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? यहाँ पर जो सही होगा वह होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। परिसीमन आयोग एक शक्तिशाली आयोग है जिसके आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती तथा इसकी सिफारिशों को लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के सम्मुख तो रखा जा सकता है किंतु इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। अब तक 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। पहला 1952 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1973 में, चौथा 2002 में। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? ऑप्शंस हैं ब्राजील ने, यूएसए ने, भारत ने, चीन ने। जो सही विकल्प है वह है सी, भारत ने। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1951 में की गई थी जो दुनिया का पहला सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम था। प्रश्न नंबर 10, धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, इनमें से कोई नहीं। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसको केवल मंत्री के द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है और धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाण पत्र के साथ राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को न तो अस्वीकार किया जा सकता है और न ही उसमें संशोधन किया जा सकता है। विधेयक को प्राप्ति के दिन से 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा में भेजना अनिवार्य होता है। प्रश्न नंबर 11, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है। सही जो है वह है बी, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है। आपात की उद्घोषणा के प्रबद्ध रहने के दौरान राष्ट्रपति को अपने आदेश द्वारा संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन से संबंधित संविधानों के उपबंधों के उपांतरित करने की संवैधानिक शक्ति है, किंतु ऐसा आदेश उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आगे प्रबद्ध नहीं रहेगा जिसमें ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहती है। प्रश्न नंबर 12,
मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में आधारभूत अंतर क्या है? मौलिक अधिकार सकारात्मक हैं जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत नकारात्मक हैं। निर्देशक सिद्धांत साधन है, मौलिक अधिकार साध्य हैं। मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सही विकल्प है वह है सी। मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं। मौलिक अधिकारों का वायलेशन होने पर आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इसके लिए उच्चतम न्यायालय में आप आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं। मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं अर्थात मौलिक अधिकारों की हनन की स्थिति में न्यायालय में वाद लाया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है क्योंकि इनके हनन की स्थिति में न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? भारतीय संसद आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख किया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। जो सही विकल्प है राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। राष्ट्रपति एवं राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर संसद का गठन होता है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब तक कानून नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति महोदय उस पर अपनी सहमति नहीं दे देते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा शामिल हैं। प्रश्न नंबर 14, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। पहला ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष का पद ग्रहण करने से लेकर जब तक नवनिर्वाचित लोकसभा गठित नहीं हो जाती तब तक के लिए होता है। यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है कि कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा अध्यक्ष बनता है वह उस समय सदन का सदस्य होगा, तभी वह अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, चुना जा सकता है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा गलत है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो केवल 3 जो है सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सदन के जीवन काल पर्यंत अपना पद धारण करेगा, किंतु उसका पद निम्नलिखित तरीके से इससे पूर्व भी समाप्त हो सकता है। ऐसे उसके सदन का सदस्य न रहने पर यदि वह अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। दे देने पर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे अपने पद से हटाने पर अनुच्छेद 94 के अनुसार। प्रश्न नंबर 15 और अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संविधान, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन द्वारा। सही विकल्प है बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यह हुआ था 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और यहाँ पर थोड़ा गलत है,
पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। अखंडता शब्द जोड़े गए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना था, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।